Hello, dear learners. Welcome to our channel English Exploration with Isita, your one step destination for mastering English and excelling in your studies. Whether you are preparing for exams, improving your grammar, or exploring the beauty of English literature, this channel is here to make learning simple, fun, and effective. For all my Bihar Board Class 12 learners, I have something special for you, an exclusive 30 days crash course covering the entire English syllabus. The whole book will be covered step by step in a month, ensuring you are fully prepared for your exams. In this crash course, you will find detailed explanation of every chapter, helpful grammar lessons, tips for answering questions, and even guidance for scoring high marks. Make sure to subscribe to the channel and turn on the notification bell so you don't miss a single lesson. I will be posting daily videos packed with everything you need to excel in English. Okay, my dear learners, so let's get ready to dive into the fascinating world of English with me. जैसे अभी हम लोग BSCB की क्लास 12th की रिवीजन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुमको ये जान लेना है कि हमारे बुक के 3 पार्ट हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा, और आपको नहीं पता होगा तो बताने के लिए आई एम हियर, डोंट वरी। हमारा जो पहला पार्ट है उसमें बुक का सेक्शन है, ठीक है। और बुक के सेक्शन में हम पढ़ते हैं 2 चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहला है हमारा प्रोज और दूसरा है हमारा पोइट्री, ठीक है। अब जो प्रोज सेक्शन है उसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं और जो पोइट्री है उसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ रखा होगा कि गद्य और पद्य, सेम वैसे ही यहाँ पे प्रोज में हम पढ़ेंगे कहानी, निबंध, ये सारी चीज़ों के बारे में, और पोइट्री में हम पढ़ेंगे कविताओं के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार की कविताएं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हम अलग अलग टाइप की कविताओं के बारे में, कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है, पता है क्या? हमको ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स में बताइए? 21 चैप्टर्स, 11 चैप्टर्स हमारे प्रोज के और 10 चैप्टर्स हमारे पोइट्री के, ठीक है। तो टोटल 21 चैप्टर्स को हमको कवर करना है कितने डेज में? ओनली 30 डेज में, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा रिवीजन क्लास है, तो अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इस वीडियो को देखकर एक बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस कितना ज़्यादा होता है, और उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको बार 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 तब तक रिवीजन करते रहना चाहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम का दिन ना आ जाए। यस, आई एम नॉट जोकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे राइटर्स हैं ना, जैसे कि कहानी कविताओं के जितने भी हमारे कंपोजर्स या फिर राइटर्स हैं, उन सब के नाम, उनके जीवन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, या फिर अगर उनको कोई अवार्ड मिल चुका है या फिर इसके साथ ही उनको कोई मेरिट मिल चुका है, तो ये सारी चीज़ों को हमको याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बातें पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 100। और इसमें 60 क्वेश्चंस हमारे ग्रामर के रहते हैं और 40 क्वेश्चंस हमारे क्या के रहते हैं? हमारे बुक के रहते हैं, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि ग्रामर तो 60 क्वेश्चंस है और 40 क्वेश्चन ही बुक का है, तो ग्रामर ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको ग्रामर से ज़्यादा पहले बुक को कवर करना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप बुक के ये 40 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर आपको ग्रामर सेक्शन से सिर्फ 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इन 10 क्वेश्चन में भी आपके आर्टिकल्स रहते हैं, जिसमें ए, एन और द आपने बचपन में पढ़ रखा है ना। उसके बाद मॉडल वर्ब रहता है, कैन, शुड, ये सारी चीज़ें। इसमें आपको पता है कि वर्ब 1 यूज़ होता है, उसके साथ इज, एम, आर, इसके साथ वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ होता है, भी4। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको बुक के लिए इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें वही आंसर सही होगा जो आंसर सही है। तो चलिए, ये अभी आपने क्या समझा कि जितने भी ये राइटर्स हैं ना, इन सब राइटर्स के नाम और उनके जीवन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमको क्या करनी है? याद करनी है। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। हमारा जो सेकेंड पार्ट है ना वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का।
इंग्लिश की कहानी। अब आपको पता है कहानी है तो बहुत पुराने ज़माने की होगी, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, कहानी बिल्कुल पुराने ज़माने की ही है। जो हमारा ये ओल्ड इंग्लिश है ना, ये 449 AD से शुरू होता है, ठीक है, 449 AD। और उस वक्त दुनिया में इंग्लिश नाम का कोई भाषा नहीं हुआ करता था, ठीक है। और ये जो ओल्ड इंग्लिश जिस भाषा को हम आज कह रहे हैं ना, ये भी जर्मन ट्राइब्स की भाषा थी, ठीक है। जर्मनी में जो जर्मन ट्राइब्स थे कुछ, वो इसी से मिलती जुलती भाषा बोला करते थे। तो हम अगर ये कहें कि ये जो ओल्ड इंग्लिश है ये ओरिजिनली एक जर्मन लैंग्वेज थी, बिल्कुल सही होगा। फिर ओल्ड इंग्लिश के बाद हम पढ़ेंगे क्या, मिडिल इंग्लिश। फिर मिडिल इंग्लिश के बाद पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश। उसके बाद है हमारा क्या, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में जो इंग्लिश है वो पूरी दुनिया की भाषा बन चुकी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज पता नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही इंग्लिश सिर्फ वर्ल्ड लैंग्वेज ही नहीं बल्कि IT प्रोफेशनल्स की भी लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। जितने भी हमारी नेटवर्किंग या फिर जितना भी हमारा ऑनलाइन काम है, सब किस भाषा में हो रहा है, इंग्लिश में ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है प्ले। क्या होता है, प्ले। और ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, इसमें हम डिफरेंट ड्रामाटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही कुछ ऐसे ड्रामा के बारे में हम जानेंगे जिनका एक अलग स्थान है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। अब नोवेल का मतलब क्या होता है, पता है आपको? नोवेल का मतलब होता है उपन्यास, ठीक है। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद तब हमारा आता है क्या, ग्रामर का सेक्शन। अब ग्रामर के सेक्शन को देखिए, अभी आपको लग रहा होगा इतना सारा पढ़ना है ना, लेकिन अगर अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें से सिर्फ 4-5 चीज़ें ही हैं जो आपको पढ़नी होंगे, तब आप कहिएगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हमारा दिया है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल आपने बचपन में पढ़ रखा है कि ए एन और द। ए एन और द को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया और जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब ए और एन किसके साथ यूज होगा, ऑफ कोर्स सिंगुलर के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब हमने बचपन में क्या पढ़ा था कि वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल होते हैं, ठीक है। और हमने क्या ये भी पढ़ रखा है क्या कि अगर ए फॉर एप्पल, अगर हमने एप्पल लिखा है तो एप्पल के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा या फिर ए एन आएगा। तो हमने पढ़ रखा है क्या कि अगर किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग वोवेल से हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा, ठीक है। बचपन में हमने बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन एक चीज़ हमसे छूट गई थी, वो ये कि यहाँ पे वोवेल लेटर पे नहीं जाना है बल्कि किस चीज़ पे जाना है, वोवेल के साउंड पे, ठीक है। हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये नहीं देखना है कि हाँ ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, हमको ये देखना है कि उसकी साउंड क्या आ रही है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी देखने से तो लग रहा है यू से शुरू हो रहा है, तो आप इसके आगे क्या कर दोगे, अगर ए एन लगा दोगे तो डेफिनेटली आपका ये जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, तो आप हिंदी की किस अक्षर को प्रोनाउंस कर रहे हो, जरा देखो तो, यूनिवर्सिटी, यू बोल रहे हो ना। और यू क्या है, स्वर है या फिर व्यंजन है, व्यंजन है। तो अब बताइए व्यंजन है तो वोवेल हुआ कि कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए आर्टिकल लगाओगे या फिर ए एन आर्टिकल लगाओगे, ए आर्टिकल लगाओगे। अगर आप ए आर्टिकल लगा रहे हो तो ये आपका सही है, और अगर आप ए एन लगा रहे हो तब तो गलत है। आर्टिकल के बाद है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल क्या होता है ना कि इसको हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। आपने भी यूज कर रखा होगा, जैसे कि कैन, मे, शुड, अलग अलग टाइप्स के वर्ड जिसको हम लोग मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन सब के साथ हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब
1 लगेगा, ठीक है। अब नो मैटर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, आप भी 5 के पास नहीं जाएंगे। जब भी आप मॉडल्स के साथ यूज करेंगे, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब 1 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नैरेशन। नैरेशन का मतलब होता है किसी की कही गई बात। कही गई बात मतलब कि जैसे बात कितने लोगों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, ठीक है। और उन दो लोगों में से क्या होता है कि कोई, जैसे कि 2 लोग हैं ए और बी, ए ने बी से कोई बात कही, ठीक है, और बी ने ये बात जाकर किसी तीसरे सी को कही। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो ए ने बात कही बी से, तो इन लोगों के बीच में डायरेक्ट बात हुई, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डायरेक्ट स्पीच। और ये बात बी ने जाकर सी को कही, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट हुआ, बिल्कुल नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम आपको आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपकी सारी रिवीजन जो है 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेज का। फ्रेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन, कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है। प्री मतलब होता है पहले, और जैसे प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब होता है जगह, मतलब जगह पे कहाँ रखी गई है, ऊपर रखी गई है, नीचे रखी गई है, आगे है, पीछे है, क्या है, कहाँ पोजीशन है उस पर्टिकुलर चीज़ का, ठीक है। हम लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद हमारा सिंथेसिस, फिर हमारा टेंस है, फिर वॉइस है, फिर एंटोनिम्स है, फिर सिनोनिम्स है। उसके बाद है हमारा गिव वन वर्ड। वन वर्ड मतलब जैसे कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हाँ सेम वैसे ही काम करता है ये इंग्लिश का गिव वन वर्ड। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस। जैसे आपके पास 4 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। उसके बाद एक और रहेगा क्वेश्चन, क्या कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जैसे कि आपके पास ज़्यादा नहीं दी, मतलब 1 से 2 या फिर 2 से 3 ऐसे शब्द रहेंगे ना जिसमें कुछ ना कुछ उसकी स्पेलिंग में एरर्स होंगे, और वो एरर्स आपको फाइंड करने होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है एसे राइटिंग, फिर लेटर राइटिंग, फिर प्रिसाइज राइटिंग। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रामर का इतना बड़ा सिलेबस है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से जो क्वेश्चन का वेटेज जिस जिस सेक्शन से वेटेज ज़्यादा है ना, आप उसको पहले कवर करो, जिससे वेटेज कम है उसको आप छोड़ दो। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हमारी बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से हमारा 30 क्वेश्चन रहेगा हमारे रेनबो बुक का, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे कहाँ के, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के। इसलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार समझ जाएंगे, फिर 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिलेबस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 100 क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चंस फॉर ग्रामर एंड 40 क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम बुक। अब इनमें से आपको कोई सा भी 50 क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप 25-25 ही करो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप पूरा का पूरा 50 ग्रामर सेक्शन से ही करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो करना है सही करना है। उसके बाद हमारा ग्रामर में दिया हुआ है क्या, सब्जेक्टिव में दिया हुआ है एक एसे, एक आपको एसे राइटिंग आती है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है प्रोज का, और एक्सप्लेनेशन आता है पोइट्री का। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट द ऑथर्स ऑफ द डिफरेंट चैप्टर्स। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बता रखा है क्या कि हमको अलग अलग चैप्टर्स के जितने भी ऑथर्स हैं ना, जितने भी राइटर्स हैं, या फिर अगर कोई पोएम है तो उसके जितने कंपोजर्स हैं, उन सब के बारे में हमको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर हमको उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है तो डेफिनेटली ये एक्सप्लेनेशन टाइम में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद हमारा दिया हुआ है लेटर्स एंड एप्लीकेशन। देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, एक आपको दिया रहता है लेटर, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन। अब आप बोलिएगा लेटर और एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, देखिए बहुत डिफरेंस है। ये जो लेटर होता है ना, इसको हम लोग अपने किसी
परिचित आदमी के पास लिखते हैं, जैसे उन लोगों के पास लिखते हैं जो हमारे जान पहचान के होते हैं, जैसे लेटर टू योर फादर, लेटर टू योर मदर, लेटर टू योर सिस्टर, लेटर टू योर फ्रेंड। और ये जो एप्लीकेशन होता है ना, ये इसको ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं, औपचारिक पत्र भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं ना कि किसी बड़े अधिकारी के पास लिखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लेटर, या तो आप लेटर लिख सकते हो, नहीं तो एप्लीकेशन लिख सकते हो, दोनों लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको 7-8 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही आंसर करने होंगे, और एक क्वेश्चन का वेटेज होगा कितना, 2 मार्क्स का। उसके बाद दिया हुआ है क्या, समरी दिया रहता है। एक आपका रहता है प्रोज से, दूसरा रहता है पोइट्री से। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ट्रांसलेशन दिया हुआ है, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया रहता है, और फिर मैच द फॉलोइंग दिया रहता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैच द फॉलोइंग में आपको पता है क्या पूछता है? मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जाता है कि कौन से बुक के चैप्टर को किसने लिखा है, मतलब किस चैप्टर को किसने लिखा है। 5 नंबर आपके रहते हैं किसके, प्रोज से। 5 नंबर रहते हैं किसके, आपके पोइट्री से। टोटल कितने नंबर हुए, 10 मार्क्स हुए ना। 5 मार्क्स फ्रॉम प्रोज एंड 5 मार्क्स फ्रॉम पोइट्री। कैसे मिल सकता है आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पूरे राइटर्स के नाम को अच्छे से याद कर रखा है तभी आपको मिलेगा। और हमारे पास चैप्टर्स कितने हैं, किसी को याद आ रहा है? 21 चैप्टर्स। वी हैव 21 चैप्टर्स एंड 21 राइटर्स नेम ऑल्सो। अब बताइए, अगर आपको 21 राइटर का नाम और 21 चैप्टर का नाम अगर याद करना हो तो डेफिनेटली थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, या प्रॉब्लम अगर नहीं भी हो रही है तो कन्फ्यूज़न तो ज़रूर होगी। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या होता है कि हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। और आपको पता ही है कि अगर किसी चीज़ को ट्रिक से या फिर हंस खेल कर पढ़ा जाए, हंस खेल कर याद किया जाए, तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज में क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया रहता है, और उस पैसेज से आपको लिखना रहता है, पता है क्या, उसको या तो प्रिसाइज करके लिखना रहता है, मतलब उसका संक्षेपण रहता है, और या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप उसमें से क्या करोगे, उसके आंसर को फाइंड आउट करके लिखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कांट वेट टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and don't forget to subscribe this channel to get updated with the videos posted on it. Bye bye.